आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 सारा चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। बस आप लोग को करना क्या है, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सकें और जो वीडियो हम बनाते हैं वो सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वन एवं वन्य जीव संसाधन का मतलब। तो वन का मतलब सभी को पता होगा कि जंगल होता है, और वन्य जीव की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि जो जंगल में जीव रहते हैं उसको वन्य जीव कहते हैं। ठीक है, तो वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है, ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जहां पे जैव विविधता पाई जाती है। कहने का मतलब वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। मतलब विश्व में सभी देशों में से एक ऐसा देश है जिसमें ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या अर्थात 16 लाख पाई जाती है। मतलब उपजातियां, जो जाति हैं उसके उपजाति मतलब उसी तरह दिखते हैं। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। मतलब कुछ अनुमान लगाया गया है और उन्होंने कहा है कि भारत में 10% वनस्पति जात मतलब जो वनस्पति पेड़ पौधे हैं और 20% स्तनधारी लुप्त होने के कगार पे हैं, खतरा पे हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा, एक वर्ड आया था जैव विविधता। इसको समझ लेते हैं। जैव विविधता का मतलब क्या होता है। तो वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो विविधता पाई जाती है उसे हम जैव विविधता कहते हैं। इसमें दो वर्ड आपका रखना है, वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो विविधता पाई जाती है, विविधता मतलब उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चींटीदार उल्लू इत्यादि हैं। ये सभी ऐसे जीव हैं जो लुप्त होने के कगार पे है। आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। जो संघ बना है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण का प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इसके अनुसार से, ठीक है, इसके अनुसार से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे अगर पहला देखा जाए तो पहला है सामान्य जातियां। इसके अंतर्गत वैसे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। मतलब इसकी जो संख्या है सामान्य मानी गई कि ये जीवित रह सकते हैं, पशु, साल, चिड़ इत्यादि। नेक्स्ट है संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त का मतलब होता है खतरा, मतलब जो एकदम लुप्त होने के कगार पे है। वैसे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई अर्थात मणिपुरी हिरन इत्यादि। ये सब क्या है, संकटग्रस्त जातियां हैं। तो संकटग्रस्त जातियां का मतलब हुआ कि वैसे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है उसे हम क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जातियां। जैसे में काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर और संगाई इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट है सुभेद जातियां। सुभेद जातियां कहता है ये वैसे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, जैसे नीली भेड़,
एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि, ये ऐसे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है दिन प्रतिदिन। इसके बाद नेक्स्ट है दुर्लभ जातियां। कहता है इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है, मतलब एक ऐसे जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है, इसे दुर्लभ जातियां कहते हैं। नेक्स्ट है अस्थानिक जातियां। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाले जातियां अस्थानिक जातियां कहलाती है। कहता है कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अस्थानिक जातियां कहलाती है। अर्थात वैसे जातियां जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग या विशेष क्षेत्रों में ही सिर्फ पाई जाती है, जैसे निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर। ठीक है, ये सब क्या है कि प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं से अलग और विशेष क्षेत्रों में ही सिर्फ पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम अस्थानिक जातियां रखा गया है। लुप्त जातियां, वैसे जातियां जो पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई उसे लुप्त जातियां कहते हैं। मतलब पूरे पृथ्वी में कहीं भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, तो वैसे जातियों को लुप्त जातियों के अंतर्गत में रखा गया है, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख इत्यादि। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एशियाई चीता के बारे में। देखिए, कहता है भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी एशियाई चीता था। भूमि पर अगर देखा जाए तो रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन था, तो एशियाई चीता था, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता था। मतलब एक घंटा में 112 किलोमीटर दौड़ सकता था वो। लोगों का आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे पहचानने के लिए चीते की विशेष पहचान यह है कि उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीरनुमा निशान होती है। मतलब उसके आंख के कोने से मुंह तक और नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं से जो लकीरनुमा होती है, उससे आप पहचान सकते हैं कि ये चीता है। अब कहता है यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। अर्थात अगर आप चारों ओर देखेंगे तो प्रकृति को, जो प्रकृति में पाए जाने वाले हैं, चाहे वनस्पति हैं, जीव जंतु, उसको आप किस प्रकार से संसाधनों में बदल दिए। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, सारा खाना इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कहाँ से मिलता है, तो वन से मिलता है। वन और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। अर्थात इतना सारा चीज जो है हम लोग जंगल से प्राप्त करते हैं। लकड़ी कहाँ से मिलता है, तो जंगल से। छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, ये सारे चीज आपको जंगल से मिलता है, वन से मिलता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। अर्थात मानव ही वो व्यक्ति है जिसने क्या किया है कि पूरे पर्यावरण को, ठीक है, अर्थात प्रकृति को संसाधनों में बदल दिया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषण करने में भूमिका निभाया है। कहता मानव ही है जिन्होंने, या हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। और भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में हुआ था। देखिए, आपको बता देते हैं, उपनिवेश काल का मतलब होता है कि जब हमारा देश गुलाम था, किसी दूसरे देशों के मतलब अधीन में था, दूसरे देश हमारे देश में शासन कर रहे थे, तो उपनिवेश काल में क्या हुआ था, उस काल में वनों का अधिक ह्रास हुआ था, नुकसान हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमारा देश गुलाम हुआ उसके बाद ही हमारे देश में रेलवे लाइन बिछाई गई। तो इस प्रकार से रेलवे लाइन
कृषि व्यवस्था खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। अधिक से अधिक रेलवे लाइन बिछाई गई, अधिक से अधिक कृषि व्यवस्था किया गया। लोग जो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे देश में आकर के यहाँ पे कृषि व्यवस्था को अधिक वृद्धि किया। जैसे मान लीजिए नील की खेती करना है तो अधिक से अधिक उत्पादन करना है, तो वैसे अवस्था में क्या करता था कि जो जंगल होता था उसे काट करके, ठीक है, और उसे एक उपजाऊ क्षेत्र बनाता था खेती करने के लिए, ताकि लोग आसानी के साथ नील की खेती करेंगे या और तरह तरह के जो खेती होते हैं, कपास की खेती करेंगे और ये उत्पादन करके हमें देंगे। इसके बाद हम आसानी के साथ अपना देश ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक काल में वनों का विनाश अधिक हुआ है। भारत में वनों का विनाश अगर देखा है तो सबसे अधिक किस काल में हुआ था? औपनिवेशिक काल में। क्यों हुआ था? क्योंकि उसी समय रेलवे लाइन का जो विस्तार है वो अधिक हुआ होगा, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ था? कृषि व्यवस्था, और तीसरा खनन। ये तीनों चीज़ों का जो विस्तार है वो अधिक हुआ था, इसकी वृद्धि अधिक हुई थी। अर्थात जब रेलवे लाइन का विस्तार किया जाता होगा तो उस समय अंग्रेजों ने क्या किया होगा? सबसे पहले आपको पता होगा कि रेलवे लाइन जब बनता है तो उसके पटरी के बीच में लकड़ी, ठीक है, दिया जाता है, और भी जो रेलवे के कुछ पार्ट्स में लकड़ी का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पे किया होगा। तो उतना सारा करने के लिए उसे अच्छे अच्छे लकड़ी की जरूरत पड़ती होगी जो ज़्यादा मजबूत होगा। तो ऐसे अवस्था में क्या करता था, वो पूरे जंगल को ही काट देता था और उससे लकड़ी प्राप्त करके वो रेलवे लाइन बिछाने में और रेलवे के जो अन्य कार्य में है उसमें उसका प्रयोग करता था, ठीक है। और इसी प्रकार से अधिक उत्पादन करने के लिए वनों को काट करके कृषि का भूमि बनाता था, खेत बनाता था और उसमें खेती करवाता था और उसमें उत्पादन करवा करके वह जो उत्पादन होता था वो अपने देश ले जाता होगा। तो इसीलिए औपनिवेशिक काल में क्या हुआ था कि जंगलों का विनाश अधिक हुआ। अब इसके बाद देखते हैं कि आजादी के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। कहता है कि आजादी के बाद भी अगर देखा जाए तो वन संसाधनों के सिकुड़ने मतलब कम होने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। क्यों? आप देखिएगा सर्वेक्षण, भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 6200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अर्थात अधिक से अधिक जो जंगल भूमि थे उसको लोगों ने क्या किया कि कृषि भूमि में बदल दिया गया। कितना? तो 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में बदल दिया गया। कब से कब तक? 1951 से 80 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर जो जंगल था, जंगल क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया। अब नेक्स्ट है कि विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में देखा जाए तो झूम की खेती लोग अधिक करते थे। तो झूम की खेती के कारण भी वनों की कटाई या निम्नीकरण अधिक हुआ है। अब नेक्स्ट है 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण। अगर आपको बताया जाए नदी घाटी परियोजना, तो 1952 से जब नदी घाटी परियोजना का विकास होना स्टार्ट हो गया था, तो ऐसे में क्या हुआ कि जब नदी घाटी परियोजनाओं बनता है तो उससे जो जितने सारे जमीन होते हैं या तो जलमग्न हो जाते हैं, ठीक है। वैसे अवस्था में क्या होता है कि जितने सारे जंगल का क्षेत्र होता है वो विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, डूब जाता है। तो इसके कारण क्या हुआ था कि 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। जब 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण क्या हुआ था कि 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को, जो जंगल क्षेत्र होते हैं, जमीन होते हैं, उसको साफ करना पड़ा और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश की अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन
क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। सोचिए, जब ये नर्मदा सागर परियोजना जब बन के तैयार होगा तो उसके कारण 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र, उसका अगर जमीन का क्षेत्र देखा जाए 4 लाख हेक्टेयर, इतना सारा जो जमीन क्षेत्र है वन का, वो सब क्या हो जाएगा, जलमग्न, मतलब जल मग्न हो जाएगा, मतलब जल से भर जाएगा। जब जल से भर जाएगा, जब जंगल में है ना, मतलब ज्यादा ऊंचा पानी हो जाएगा तो जितने सारे पेड़ पौधे हैं वो सड़ गल जाएंगे, वो तो जीवित रहेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा कि वनों की बर्बादी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि वनों की बर्बादी में खनन वनों की बर्बादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खनन को अगर देखा जाए तो खनन भी क्या है कि वनों की बर्बादी में जो खनन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। जो खनन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोयला खनन है, ये और तरह तरह के जो खनन होते हैं, इससे क्या होता है, जब खनन करते हैं तो उससे भी वनों की कटाई होती है। मान लीजिए सपोज दैट अगर हम बात करें कि कोई जंगल का क्षेत्र है और वहाँ पे अधिक से अधिक लोहा पाया गया या फिर और कोई बहुमूल्य वस्तु पाया गया, तो वैसे अवस्था में लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र को, या कोयला पाया गया तो उस क्षेत्र को, उस जो जंगल का क्षेत्र है उसे साफ कर देते हैं लोग काट करके, और वहाँ पे कोयला खनन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो खनन के कारण भी जंगल की बर्बादी हुई होगी, तो वन की बर्बादी में खनन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ठीक है, ये भी पीछे नहीं है। नेक्स्ट है कि वन संसाधनों की बर्बादी की अगर बात की जाए तो पशुचारण भी है। ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर गांव में बात की जाए तो जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ईंधन के लिए जंगल में जाकर के लकड़ी को काटते हैं। दूसरा, पशुचारण। ठीक है, जो पशु को चराते हैं, ठीक है, तो पशुचारण और जो ईंधन के लिए लकड़ी कटाई की जाती है, इससे भी जंगल का विनाश हुआ है और ये भी जंगल के बर्बादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बारे में देखेंगे हिमालय यव संकट में क्यों है। हिमालय यव के बारे में सीखेंगे कि आखिर हिमालय यव क्या है। कहता है कि हिमालय यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। मतलब एक चीड़ की प्रकार जो होता है, जो आप चीड़ के प्रकार में जो आप पेड़ देखते हैं, तो उसी टाइप में एक वृक्ष है। लेकिन हिमालय यव एक औषधि वृक्ष है। ठीक है, इससे दवाई बनाई जाती है। तो जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय अब किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और यह किस प्रकार की पौधा है, तो एक औषधीय पौधा है। अब कहता है कि इस पेड़ की इतना जो मतलब महत्वपूर्ण है कि इसके पेड़ों की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से, ठीक है, इस पेड़ के जो छाल हैं, पत्ती हैं, टहनी हैं और जड़, इससे क्या निकाला जाता है, तो एक टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है और इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब इसके पत्तों से, जड़ों से, टहनियों से एक टक्सोल नामक रसायन निकलता है और इस रसायन का उपयोग वो किस में करते हैं, तो कैंसर के उपचार में करते हैं। कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, मतलब कैंसर की दवाई बनाई जाती है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। मतलब इससे जो दवाई बनाई जाती है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है हिमालय। और इसके अतिरिक्त निष्कासन से इस वनस्पति जात को खतरा पैदा हो गया है। तो इसका खतरा क्यों हो रहा है, जो आपको पता है कि इसके अधिक से अधिक उपयोग, अतिरिक्त निष्कासन, जब अधिक से अधिक इसको हम लोग उपयोग करना स्टार्ट कर देंगे, निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो इस प्रकार से धीरे धीरे वनस्पति जात को खतरा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में वन
और वन्य जीवन का संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? तो बचाव। तो आखिर भारत में जो जंगल हैं और जंगली जीव हैं उसे कैसे बचाया जा सकता है, या उसे बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या नियम लागू किए और लोगों ने भी क्या क्या, जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं उन्होंने भी क्या क्या भूमिका निभाए हैं। तो सबसे पहली बात है कि वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण, वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण, ह्रास क्यों हो रहा है? चूंकि मतलब इसका कमी क्यों हो रहा है धीरे धीरे? क्योंकि इसकी अधिक से अधिक कटाई की जा रही है। तो इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। अगर बचाव नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जो जंगल का, जितने भी जंगल जो आज हम लोग देख रहे हैं ये सारा विनाश हो जाएगा। और जब जंगल नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें जो वन है उसका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। 1960 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संस्था ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। 1960 और 70 के दशक के अगर बीच देखा जाए तो उस समय पर्यावरण संस्था ने, जो पर्यावरण के संस्था हैं, उन्होंने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की कि एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए जिससे वन्य जीवन की सुरक्षा की जाए। अब हम लोग के मन में एक बात आता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो सरकार ने नियम कानून बनाया है, ठीक है, आप उसके अलावा भी आप खुद से भी आप अपने जंगल को बचाने के लिए कार्यक्रम चला सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे इसका आगे आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से जो स्थानीय के लोगों ने इसे बचाने के लिए किस तरह से, वहाँ पे जब नियम कानून नहीं थे तभी उन्होंने क्या किया, अपने से सफल पूर्वक से मतलब एक कार्यक्रम चलाया। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया कि वन्य जीवों की आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे और सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। मतलब भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें क्या था, जब इस समय 1972 में अधिनियम लागू किया गया था तो उसमें वन्य जीवों की आवास रक्षण मतलब उसके आवास की रक्षा करना अनेक प्रावधान थे और सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई और उसमें एक सूची बनाया गया कि किन किन जातियों को रक्षा करना है, बचाना है। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंध, मतलब जो पहले जमाने में आप देखते होंगे तो लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, जानवर को मारते थे, जानवर को मार करके या तो उसके चमड़ी, ठीक है, उसके जो खाल होते हैं उससे ढोल बनाना या फिर उसके अन्य प्रयोग करना, उसके हड्डी का प्रयोग करना, मतलब तरह तरह के जो लोग हैं वो शिकार करके उसके हड्डी, उसके खाल या फिर उसे खाने के उद्देश्य से इत्यादि के उद्देश्य से लोग शिकार करते थे और इस चीज पर इसे प्रतिबंध लगाया गया। वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक, जो जंगली जीवों के लोग व्यापार करते थे, मतलब जंगली जीवों पर जो व्यापार होता था उस पर रोक लगा दिया गया। अब आप जंगली जीवों का व्यापार नहीं कर सकते, मतलब उसे आप बेच नहीं सकते हैं, इत्यादि पर प्रबल जोड़ दिया गया। अब कहता है तत्पश्चात राष्ट्रीय केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वह सुरक्षित क्षेत्र जहां प्रकृति, वनस्पति, प्रकृति सुंदरता तथा वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है। अर्थात साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो वह सुरक्षित क्षेत्र मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र, ठीक है, जहां पे प्राकृतिक वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधे के समूह हैं, जाति हैं, और प्राणियों को, वन्य प्राणी मतलब जंगल के जो जीव हैं, ये दोनों को सुरक्षित रखा जाता है। इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। सपोज दैट मान लीजिए यह एक क्षेत्र है, ठीक है, ये एक क्षेत्र को, ये जो सीमा रेखा देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल, इसके अंतर्गत
एक नियम बना कि इस जंगल के चारों ओर सीमा रेखा दिया गया है, मतलब इस एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया है कि इस क्षेत्र के अंदर आप किसी प्रकार से ना तो शिकार कर सकते हैं जानवरों का मतलब, और व्यापार कर सकते हैं, ना तो यहाँ पे जंगल काट सकते हैं, मतलब एक सुरक्षित क्षेत्र बना दिया गया। अब इसके अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उसकी सुरक्षा किया जा रहा है, उसे सुरक्षित रखा जाता है ताकि वो लुप्त ना हो जाए, धीरे धीरे वो लुप्त के कगार पे ना हो, उसे बचाया जा सके। तो इसी क्षेत्र को हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अब कहता है कि केंद्रीय सरकार ने कई परिमाणों की घोषणा की जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। मतलब केंद्रीय सरकार ने भी क्या किया कि घोषणा किया, और उसका भी उद्देश्य था कि गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणी, मतलब ऐसे वन्य प्राणी जो खतरे में पड़े हुए हैं, लुप्त होने के कगार पे हैं, उसकी रक्षा करना है। और इन प्राणियों में देखा जाए तो कौन कौन थे? बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ, घड़ियाल मगरमच्छ, ये 3 प्रकार के मगरमच्छ शामिल थे। और इसके अलावा भी कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा इत्यादि के व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। मतलब केंद्रीय सरकार ने भी जोर दिया कि आप जो है सो ये सब लिस्ट बनाया गया और ये सब पर विशेष जोर दिया गया कि इसे खास करके किसी न किसी रूप से इसे रक्षा करना है, बचाना है। इसके बाद नेक्स्ट है बाघ परियोजना। ठीक है, कहता है वन्य जीवन संरक्षण में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। वन्य जीवन मतलब जो अगर देखा जाए, वन्य जीवन की बात की जाए तो उसमें संरक्षण में एक बाघ एक ऐसा जंगली जाति है जिसका संरक्षण करना एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चूंकि 1973 में अधिकारियों ने यह पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1827 रह गई। सोचिए, बाघों की संख्या 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघ कितने थे? अनुमानित 55,000 थे, लेकिन यह घट करके 1827 हो गया। ठीक है, इसके बाद है बाघों की जनसंख्या में घटने के कारण निम्नलिखित। अब बाघों की संख्या क्यों घटी? देखिए, तो बाघों की संख्या घटने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। बाघों की खाल का व्यापार, लोग पहले क्या करते थे? बाघों को मार करके उसके खाल का व्यापार करते थे और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। मतलब जो उसकी हड्डी होते थे वो हड्डी को औषधि के प्रयोग के रूप में करते थे। मतलब एशियाई देशों में उसे औषधि में प्रयोग के कारण, एशियाई देशों में क्या था कि उसके हड्डी का जो प्रयोग था वो औषधि के रूप में करते थे। तो यहाँ के लोग क्या करते थे कि इसे मार करके जो इसका हड्डी होता था वो दूसरे देशों में बेचा करते थे और इसके खाल का भी व्यापार करते थे। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध करवाते हैं। भारत और नेपाल ही दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जो 2/3 बाघों का आवास, मतलब जो घर है, वो उपलब्ध करवाता है उनके लिए। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब बाघ को सुरक्षा करने का एक शुरुआत किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। संरक्षण नियोजन में अगर देखा जाए तो कीटों को भी महत्व मिला है। ठीक है, जिससे जो कीट पतंग होते हैं उसका भी बचाव करने का एक महत्व मिला है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जाति में शामिल किया गया है। 1980 से 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जाति में शामिल किया गया। इसे भी शामिल कर लिया कि इसे भी अब संरक्षित करना है, बचाना है।
और 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। इसके बाद 1991 में क्या हुआ कि पौधों की भी जो 6 जातियां थी उसे भी शामिल कर दिया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार और वितरण। तो सबसे पहला आता है, अगर जंगल के प्रकार में देखा जाए, आरक्षित वन। कहता है वन जिन्हें इमारती लकड़ी वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है तथा जिसमें पशुओं को चराने खेती करने की अनुमति नहीं होती है, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। मतलब ऐसा वन जिसमें इमारती लकड़ी वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा गया। मतलब कोई भी व्यक्ति वहां पे ना तो पशु चराने का आदेश होता है किसी के लिए और ना ही खेती करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। अब उस वन में क्या होता है कि इमारती लकड़ी जो होता है या फिर वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है ताकि जितने भी वन उत्पाद हैं वो कोई यहाँ से मतलब या तो जंगल को काट करके नहीं ले पाए या फिर पशुओं को ला करके यहाँ पे ना चरा पाए, खेती ना कर पाए, ये सारे चीज़ों पर बैन लगा दिया जाता है। इसे कहते हैं आरक्षित वन। इसके बाद है रक्षित वन। रक्षित वन का मतलब वैसे वन जिसमें सामान्य प्रतिबंधों के साथ पशुओं को चराने एवं खेती करने की अनुमति दे दी जाती है। मतलब वैसे वन जिसमें सामान्य प्रतिबंध, मतलब कुछ जनरल प्रतिबंध होते हैं, इसमें उतना सारा प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें पशु को चराने और खेती करने की अनुमति दे दी जाती है और ऐसे वन को हम रक्षित वन कहते हैं। और नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन। कहता ऐसे वन जिन तक पहुंचना दुर्गम होता है, मतलब बहुत ही मुश्किल है, और जहां पशुओं को चराने तथा खेती करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मतलब वहां पे आप पशु को चरा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। और ऐसे वन प्राय अनुपयोगी होता है, मतलब उपयोगी नहीं होता है ऐसे जंगल। इसीलिए इसको क्या किया जाता है कि पशुओं को चराने खेती करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, क्योंकि ऐसे वन जिन तक पहुंचना ही दुर्गम होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट है समुदाय और वन संरक्षण। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। चूंकि आप इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि वनों का जो संरक्षण है वो जो वहाँ के अस्थायी समुदाय लोग हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, एक तो हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो करते ही हैं, जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो अपने नियम अनुसार से कर रही है, लेकिन आखिर जो अस्थायी समुदाय के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो किस प्रकार से मदद कर सकते हैं या उन्होंने कैसे मदद किया है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। अगर आज वो जंगल की रक्षा करता है, बचाता है, तो उसे भविष्य में क्या हो सकता है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकता है। कहता है सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। मतलब अगर राजस्थान की बात की जाए तो सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोगों ने वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। मतलब संघर्ष किया कि यहाँ पे खनन का कार्य बंद किया जाए। नेक्स्ट है कि कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब
कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं अन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। इसका मतलब कि जिसके अपने ही नियम कानून हैं। ठीक है, उन्होंने भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी और इसका मतलब हुआ कि इन्होंने अपने ही नियम कानून है, उनके अपने ही नियम कानून है, वहां सरकारी नियम कानून नहीं चलता है। जो कि ये जो सरकार के नियम कानून से कमजोर नहीं है, ये इन्होंने क्या किया है, शिकार वर्जित करते हैं, मतलब शिकार करने से रोकते हैं तथा बाहरी लोगों को घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। तो जो काम सरकार के लोग, अधिकारी के लोग जो करते हैं, उससे बेटर अगर स्थानीय लोग करते हैं तो सरकार हस्तक्षेप क्यों करेंगे। अब कहता है, अगर हम पवित्र पेड़ों के बारे में देखें, अर्थात पुराने रीति रिवाज के अनुसार से, कि जितने भी धर्म में कोई ना कोई पेड़ की पूजा लोग करते हैं और इसका बहुत बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोग कम से कम पेड़ों का तो बचाव करते हैं। ठीक है, तो प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। प्रकृति की पूजा जो है सदियों पुराना, बहुत सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप से रक्षा करना है। ये बहुत ही अच्छा बात है कि ये प्रकृति की जो लोग पूजा करते हैं, इसका लोगों का इतना बड़ा फायदा होता है कि कम से कम प्रकृति के हर रूप की रक्षा तो करते हैं। कुछ समाज विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और यदि आदि काल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। मतलब कुछ समाज जो हैं विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं। क्योंकि एक समाज के लोग सभी पेड़ों की पूजा नहीं करते हैं, तो अलग अलग समाज के जो लोग होते हैं अलग अलग पेड़ों की पूजा करते हैं, आदि काल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र अगर देखा जाए मुंडा और संथाल जनजातियों को, तो वो लोग महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र और मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। इसी प्रकार उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं, अर्थात उसकी पूजा करते हैं, इसलिए उसे नहीं काटते। कहता है कि भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियों हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों की संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। भारतीय समाज में देखा जाए तो अनेक संस्कृति के लोग हैं और सभी समाज के जो संस्कृति है वो अलग अलग है और सभी लोग अपने पारंपरिक तरीके से क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनका संरक्षण करते हैं, बचाव करते हैं। अगर आमतौर पर देखा जाए झरनों, पहाड़ी, चोटियों, पेड़ों, पशुओं को पवित्र मानकर इनका संरक्षण किया जाता है। जब लोग प्रकृति की पूजा करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अपने पारंपरिक तरीके से पेड़ों को तो बचाव करते ही साथ साथ वो झरनों, पहाड़ी, चोटियों, पेड़ों और पशुओं को भी पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं। ठीक है, जो कि वहाँ के लोग कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वहाँ लोग जागरूक हैं और वहाँ के लोग काले हिरन को पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो काले हिरन, मोर, नीलगाय और चिंकारा को सब क्या करते हैं, अपने पारंपरिक तरीके से उनकी पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें बचाव भी करते हैं, उनका संरक्षण भी करते हैं। अब कहता है इसी प्रकार से आपको पता होगा कि जो प्रसिद्ध आंदोलन था
चिपको आंदोलन। उस आंदोलन से बहुत लोगों को ये सीख मिली कि वनों की कटाई को रोका जा सकता है, ठीक है। और किस प्रकार से लोगों ने वनों की कटाई को रोकने के लिए अपने जान भी गंवा दिए थे। चिपको आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और जो लोग थे जो जंगल काटते थे वो मतलब पेड़ के साथ साथ उसे भी काटे थे, फिर भी वो अपने जान गंवा दिया है ना, पेड़ को बचाने के लिए। तो इस आंदोलन से लोगों को सीख मिली और सीखना भी चाहिए कि हमें पेड़ का बचाव करना चाहिए। वनों की कटाई को रोकने के लिए हम अनेक तरह के कार्यक्रम को चला सकते हैं। भले ही वो कामयाब नहीं रहा, लेकिन यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक नवीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। अगर आप ऐसा अभियान बनाएंगे तो सफल क्यों नहीं होगा। अगर सभी समुदाय एकता होकर के अभियान चलाएंगे तो सफल जरूर हो सकता है। अब कहता है इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। टिहरी में किसानों का बीज बचाव आंदोलन। टिहरी में किसानों ने क्या किया है कि बीज बचाव आंदोलन और नवदानव ने दिखाया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोगों के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। कि हम लोग जितने रासायनिक जो उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं और तब जाके खेती कर पाते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आप बिना खाद के भी खेती कर सकते हैं, ठीक है, ये भी संभव है। तो ये जो चैप्टर 2 का जो वीडियो था वो यहीं तक एंड हो गया। यह चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम जल्द ही अपलोड कर देंगे और उम्मीद है कि आप जब एक बार क्वेश्चन आंसर को देखेंगे हमारे वीडियो में तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो लोग हैं मतलब सभी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके और आसानी के साथ इसका वो लाभ उठा सके।